हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो है नेट के एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। और आज के न्यूज़पेपर में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो संभावित परीक्षाएं हैं उसकी जो क्रिया प्रणाली है या उसका जो भी काम होना है, माना जा रहा है कि जुलाई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि संभवतः जून जुलाई या अगस्त के महीने में हमारे टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो जाएंगे। इन परीक्षाओं की तैयारी में मैंने आपको तैयारी को बेटर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाया था। आज उसी क्रम में मेरा 16वां प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम और आप मिलकर के कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाओं को सॉल्व करते हैं। आइए हम और आप मिलकर के आज उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करें। आज की श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो प्रसार शिक्षा से लिया गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। ठीक है, हम लोगों ने प्रसार शिक्षा में संचार पढ़ा था, ठीक है, कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ा था। और हमने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, संचार का तात्पर्य कि अपने बातों को, अपने अंडरस्टैंडिंग को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, अपनी समझ को, अपनी बातों को दूसरे के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करें कि वो जो हम चाहते हैं वो समझ पाए। तो उसके लिए कुछ हम शिक्षण सामग्री का या टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं। उसी में से को लिया गया क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री 3D जिसे कहते हैं संक्षिप्त में, या इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल कहते हैं बेटा, ठीक है। शिक्षण सामग्री कौन सी है, ठीक बेटा। पहला फ्लैलन बोर्ड या फ्लैलन ग्राफ, दूसरा है कठपुतली, तीसरा है पोस्टर और चौथा है चार्ट। ठीक, पूछा क्या जा रहा है हमसे, 3D कौन सा है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं उनका उपयोग, शिक्षण सामग्रियां, जो हमारी शिक्षण सामग्री हैं उनका उपयोग जो हम संचार प्रक्रिया के माध्यम या संचार प्रक्रिया में करते हैं, उनमें 2D कौन सी होती हैं और 3D कौन सी होती हैं, ठीक बेटा। यदि हम 3D, ठीक है, 3D टीचिंग एड की बात करें, ठीक, यदि हम 3D टीचिंग एड की बात करते हैं या टीचर शिक्षण सामग्री की बात करें, तो कौन कौन सी सामग्रियां आ जाएंगी बेटा। तो हम कहेंगे मैम 3D जो टीचिंग सामग्री होती है, टीचिंग एड्स होते हैं, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपके मॉडल्स आ जाएंगे, जितने भी मॉडल होते हैं, ठीक, मॉडल्स आ जाएंगे, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक, वास्तविक चीजें आ जाएंगी, है ना, रियल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। आपका डायोरमा आ जाता है, डायोरमा आ जाता है, ठीक, और आपकी पपेट्स आ जाती हैं, ठीक, क्या क्या आ जाएंगी, पपेट्स आ जाती हैं। और इसके साथ साथ एक और होता है जिसे हम स्पेसिमिन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम स्पेसिमिन का नाम देते हैं, ठीक बेटा। ये कुछ ऐसे टीचिंग एड्स होते हैं जिनका उपयोग हम 3D टीचिंग सामग्री के रूप में या 3D टीचर एड्स के, सॉरी, 3D टीचिंग एड्स के रूप में करते हैं। कौन कौन सा, मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, डायोरमा है, पपेट्स हैं और स्पेसिमेन, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये सब 3D टीचिंग एड्स होते हैं जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जिनका उपयोग हम शिक्षण सामग्री के रूप में अधिगम प्रक्रिया में या टीचिंग एड्स में हम इनका उपयोग करते हैं। आइए बात कर लेते हैं, अगर ये 3D है तो 2D कौन कौन से होते हैं जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जिनका उपयोग हम प्रसार शिक्षा में टीचिंग एड्स के रूप में करते हैं, ठीक बेटा। 2D कौन कौन से होते हैं, 2D का तात्पर्य 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा, तो हम कहेंगे मैम जो 2 डायमेंशनल होते हैं उसमें चार्ट आ जाते हैं, क्या क्या आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, ठीक है,
बुलेटिन आ जाएगा, बुलेटिन हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक, क्या आएगा? फोटोग्राफ आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका लिफलेट आ जाएगा, पंपलेट आ जाएगा। ठीक है, लिफलेट आ जाएगा, पंपलेट आ सकते हैं। ठीक है, आज जितनी भी सामग्रियां होती हैं वो किस में आ जाएंगी? 2D टीचिंग एड में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोग को 2D में और 3D में जो मेन डिफरेंट होता है वो समझ में आ गया होगा। मैंने 2D और 3D दोनों आपको बता दी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन से 3D टीचिंग जो है एड्स है, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है, तो इस आधार पर जो हमारा कठपुतली, जिसको हम पपेट कहते हैं, कठपुतली क्या हो जाएगा बेटा? कठपुतली एक प्रकार की 3D एड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3D एड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी स्वयं की सक्रियता से व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अर्थात वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की सक्रियता में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपने बिहेव में परिवर्तन लाता है। तो ऐसे जो है ऐसी प्रक्रिया को या ऐसे वातावरण को जिस कारण क्या हो जाए, व्यक्ति अपने व्यवहार में स्वयं परिवर्तन लाना शुरू कर दे, ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लर्निंग। ठीक है, लर्निंग कहा जाता है या अधिगम कहा जाता है। लर्निंग वह प्रक्रिया होती है। ठीक है, कह सकते हैं मैम लर्निंग क्या है? तो कहेंगे लर्निंग वह प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है लर्निंग या अधिगम क्या है? तो कहेंगे मैम लर्निंग या अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं अपने अंदर, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं अपने अंदर परिवर्तन लाता है, स्वयं अपने अंदर क्या करता है? अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अपने अंदर क्या करेगा बेटा? कहेंगे मैम परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सबसे राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लर्निंग या अधिगम। ठीक है, अधिगम परिस्थितियां क्या होती हैं? तो कहेंगे मैम लर्निंग सिचुएशन जो होता है, यानी कि जब हम अधिगम ग्रहण कर रहे हैं तो जो हमारा लर्निंग है या अधिगम है वो किस सिचुएशन में ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, वह किस सिचुएशन में ग्रहण किया जा रहा है तथा इसके अभिप्रेरक तत्वों में प्रशिक्षक आते हैं। ठीक, कौन कौन से आएंगे? प्रशिक्षक आते हैं, हमारा शिक्षार्थी आता है। ठीक, शिक्षार्थी हैं, प्रशिक्षक हैं, विषय वस्तु आती है। ठीक, विषय वस्तु है, इसके साथ साथ हमारा जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं वह सभी क्या होती हैं? वह सभी अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? शिक्षण होगा, ट्रेनिंग, शिक्षार्थी होगा, विषय वस्तु होगी, शिक्षण सामग्रियां होंगी। जबकि अधिगम क्या होता है? अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं की सक्रियता से अपने अंदर व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। संचार प्रक्रिया क्या है? तो कहेंगे मैम संचार प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक, एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन, ठीक है, दूसरे तक पहुंचाने का साधन है क्या? कहेंगे मैम संचार प्रक्रिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? अपने विचारों को, अपने थॉट को किसी दूसरे समूह तक या किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेक प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है बेटा, ओपेक प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछली बार एग्जाम हुआ था, एडवर्टाइज आई थिंक
51 में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका है पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है परावर्तित और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा ओपेक प्रोजेक्टर होता है जिसे हम एपीडिया स्कोप के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? एपीडिया स्कोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका जो कार्य करने का सिद्धांत होता है बेटा वो क्या होता है? प्रोजेक्शन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन बाय रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात परावर्तन के द्वारा प्रक्षेपण। ठीक, परावर्तन के द्वारा प्रक्षेपण प्रक्रिया करने का या कार्य करने का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ओपेक प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कहेंगे मैम परावर्तित या परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीजों को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसार की विधियां, ठीक, प्रसार की विधियां एक्सटेंशन मेथड जो होता है प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन तथा हथौड़ा जरूरी है। ठीक है, ये परिभाषा आपसे पूछी जा रही है कि प्रसार की जो विधियां होती हैं उसमें प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यकता उसकी होती है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन की होती है, रिंच की होती है, हथौड़े की होती है और घन की होती है। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो एस्मिंगर महोदय के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? कहेंगे मैम एस्मिंगर महोदय के द्वारा दी गई है। और जो है एस्मिंगर महोदय ने कहा है जिस प्रकार से एक प्रसार कार्यकर्ता को टीचिंग विधियों का या कह सकते हैं कि जो प्रसार की विधियां होती हैं प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक होती हैं जितनी एक जो हमारा मैकेनिक होता है उसके लिए पेचकस है, घन है, हथौड़ा है और मशीन होती है। तो इसकी बात एस्मिंगर महोदय ने की है। लीगंस महोदय कौन है? तो कहेंगे मैम विश्व में प्रसार शिक्षा के जनक। ठीक, विश्व में प्रसार शिक्षा के जनक जो हैं वो कौन है? एस्मिंगर महोदय हैं। जबकि बर्लो महोदय और स्क्रैम महोदय को हम जो प्रसार शिक्षा में कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है या संचार मॉडल के जो है संचार मॉडल के जो यूनिट है उसमें बर्लो महोदय का और स्क्रैम महोदय का क्या है? उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है या कह सकते हैं उनका महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि प्रशिक्षक प्रभुत्व के अंतर्गत आती है? ठीक है, अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जो ट्रेनर हमारा होता है अर्थात जो हमारा प्रसार कार्यकर्ता होता है उसका क्या होता है? प्रभुत्व होता है, उसका वर्चस्व होता है। ठीक, पहला है प्रदर्शन, दूसरा है सर्वेक्षण, तीसरा है समूह चर्चा और चौथा क्या है? सिंपोजियम। ठीक बेटा, तो प्रसार की वह विधि, ठीक है, जिसमें प्रशिक्षक का प्रभुत्व होता है उसे हम प्रदर्शन कहते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है या जो है प्रदर्शन कहा जाता है। जबकि समूह चर्चा, सर्वेक्षण और सिंपोजियम होता है इसमें हमारे प्रशिक्षक या हमारे प्रसार कार्यकर्ता का प्रभुत्व नहीं होता है, बल्कि जितनी भूमिका हमारे प्रसार कार्यकर्ता की होती है उतनी ही भूमिका इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी सदस्यों की होती है। ठीक है, प्रदर्शन में क्या होता है? इसमें लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक बेटा, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सिखाया जाता है। इसीलिए जो हमारा प्रशिक्षक होता है या हमारा जो कार्य करता है उसके द्वारा उसका क्या होता है? इसमें प्रभुत्व होता है। यदि वो नहीं रहेगा, सेंटर में वो नहीं, केंद्र में उसका स्थान नहीं होता है तो हमें सिखाएगा कौन? ठीक है,
जबकि सर्वेक्षण, समूह चर्चा और सिंपोजियम जो होता है ये कई सदस्यों के साथ जो है सम्मिलित रूप से एक साथ क्रियान्वित की जाने वाली पद्धतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भारत में स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको पढ़ाया है, आज हम फिर क्वेश्चन के थ्रू लेकर के आ रहे हैं कि भारत में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसको हम संक्षिप्त में CSWB के नाम से जानते हैं, ठीक है, संक्षिप्त में क्या कहते हैं? CSWB के नाम से जानते हैं, अर्थात सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई बेटा? तो कहेंगे मैम जो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी, है ना। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। समझ में आया बेटा? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ये क्या है? कहेंगे मैम ये ऑटोनोमस, ठीक है, ये एक प्रकार की ऑटोनोमस जो है, ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंटल, ठीक है, सेमी गवर्नमेंटल क्या है? निकाय है। ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंटल निकाय होती है, ठीक, और इसका जो संचालन होता है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा, ठीक, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यह एक अर्ध सरकारी संस्था है और इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और इसकी स्थापना 1953 में की गई। ठीक बेटा, अगले जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लिखा है केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चेयरमैन कौन होता है? ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर कौन होता है बेटा? कहेंगे मैम केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो चेयरमैन होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। जबकि यदि हम जिला स्तर की बात करें, ठीक है, जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो चेयरमैन होता है वो कौन होगा? जिलाधीश कहलाता है। ठीक बेटा, जिलाधीश कहलाता है या जिलाधीश होता है, जबकि केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नवाचार की विशेषता नहीं है? इससे पहले हमने नवाचार क्या होता है, इनोवेशन क्या होते हैं, कितनी कैटेगरियों में इनोवेशन को हमारे भारत में अडॉप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, इसको मैंने अपने पिछले जो है प्रैक्टिस सेशन में करवाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नवाचार होता है उस नवाचार की विशेषता क्या नहीं है? पहला है जटिलताएं, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि, तीसरा है उपयोगिता और चौथा क्या है? अवलोकन करने योग्य। ठीक बेटा, आइए जानते हैं कि जो हमारा इनोवेशन होता है, जो हमारा नवाचार होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। ठीक बेटा, तो नवाचार की जो पहली विशेषता होती है वो क्या होता है? कीमत। ठीक, नवाचार की पहली विशेषता क्या है? कीमत। अर्थात जब कोई भी इनोवेशन हमारे समाज में नया नया आता है तो वो जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे जो है इनोवेशन है, ट्रेडिशनल हमारी चीजें हैं, उनसे थोड़ा सा क्या होता है? वो कॉस्टली होता है या थोड़ा सा महंगा होता है। दूसरा क्या होता है? उपयोगी। ठीक है, उपयोगी। ठीक, अर्थात जो पुराने हमारे जो है हमारी वस्तुएं थी उनके जगह पे जो हमारे नवाचार आए हैं, इनोवेशन आए हैं, वो क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, पहले ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पे, अब नया नवाचार के अंतर्गत हम डिजिटल बोर्ड पर अध्ययन कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पढ़ाई कर रहे हैं।
तो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें एक व्हाइट बोर्ड से या एक ब्लैक बोर्ड से, तो इसकी कीमत भी ज्यादा है और ये अत्यधिक उपयोगी भी है, क्योंकि पीडीएफ, पीपीटी, पिक्चर्स, वीडियो इसमें क्या कर सकते हैं हम सेव करके रख सकते हैं। और क्या हो सकते हैं इसके लाभ में, इसमें क्या होती है, इसमें विजिबिलिटी होती है या इसमें दृश्यता पाई जाती है। हम किसी भी चीजों को एज ए प्रोजेक्टर के रूप में या एज ए वीडियो के रूप में चला करके आपके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्या है, यह सरल होता है तथा अस्पष्ट होता है। सरल हो सकता है, अस्पष्टता इसमें होती है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, सरल के साथ साथ इसमें क्या देखी जाती है बेटा, इसमें जटिलता भी देखी जाती है। सरलता के साथ साथ क्या है, जटिलता भी पाई जाती है। सरल इसलिए है क्योंकि यदि हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो इसको चलाना आसान है, लेकिन जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है उनके लिए क्या है, ये जटिल भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, यह अवलोकन करने योग्य है। अवलोकन करने का मतलब, अवलोकन करने का तात्पर्य ये है कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देख करके सीख सकते हैं या इस पर अनुसंधान किए जा सकते हैं। अगला क्या है, अगला कह सकते हैं कि मैम यह पूर्वानुभव पर भी आधारित होते हैं। कहाँ पर कहेंगे मैम, पूर्वानुभव पर भी यह आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी नवाचार की विशेषता नहीं है। तो नवाचार की विशेषता जो होती है बेटा, वो प्रयास एवं त्रुटि नहीं होती है। ठीक, प्रयास और त्रुटि नहीं होती है, बल्कि इसमें जटिलताएं होती हैं, सरलताएं होती हैं, उपयोगिता होता है, अवलोकन करने योग्य होता है, विजिबिलिटी पाई जाती है, इसकी एक विशिष्ट कीमत होती है। ये कुछ विशेष जो है इसकी विशेषताएं होती हैं, जबकि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है नवाचार में उपयोग में लाया नहीं जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिग्रहण प्रक्रिया का चरण नहीं है। अधिग्रहण का तात्पर्य, जब नवाचार हमारे और आपके बीच में आता है तो हमारे समाज के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा वो जो नवीन चीजें आई हैं उसको हम किस प्रकार से अडॉप्ट करते हैं, उसका प्रोसेस होता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अधिग्रहण प्रक्रिया का कौन सा चरण नहीं है। ठीक है, अर्थात ऐसा कौन सा स्टेप है जो एडॉप्टेशन का स्टेप नहीं है, एडॉप्ट करने की प्रक्रिया में नहीं आता है। पहला है जागरूकता, दूसरा है रुचि, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा क्या है, नियोजन। ठीक है बेटा, तो नियोजन क्या है, नियोजन अधिग्रहण का चरण नहीं माना जाता, जबकि नियोजन क्या है, नियोजन प्रबंधन का चरण है। इसका कहेंगे मैम, नियोजन को प्रबंधन का चरण माना जाता है, नियोजन को अधिग्रहण का चरण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अधिग्रहण के चरणों में कौन कौन से चरण आते हैं। ठीक, आइए जानते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि अगर नियोजन अधिग्रहण का चरण नहीं है तो अधिग्रहण के कितने चरण होते हैं, तो हम कहेंगे मैम, जो अधिग्रहण का पहला चरण होता है उसको हम कहते हैं जानकारी, अवेयरनेस। ठीक बेटा, अधिग्रहण का पहला चरण क्या है, जानकारी होती है। दूसरे चरण को हम रुचि कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरे को हम मूल्यांकन कहते हैं, एवेल्युएशन कहते हैं। जबकि चौथे चरण को हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रयास। ठीक है, प्रथम प्रयास नाम देते हैं, फर्स्ट ट्रायल नाम देते हैं। जबकि पांचवें चरण को हम स्वीकृति नाम देते हैं। ठीक है, ये 5 चरण किसके होते हैं, अधिग्रहण के होते हैं। जब हमारे समाज में कोई नवीन चीज आती है तो हमारे समाज के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा इन्हीं 5 चरणों के तहत क्या किया जाता है, उस इनोवेशन को या उस नवीन जानकारी को अधिग्रहित किया जाता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नवाचारक का समाज में प्रतिशत कितना होता है ना। ये तो क्वेश्चन हमने अपने पिछले लेक्चर में कराया भी था, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का क्वेश्चन है, जो एवरेट रोजर्स के द्वारा 1960 में दिया गया। कब दिया गया, 1960 में एवरेट रोजर्स महोदय के द्वारा दिया गया। इसमें पूछा जा रहा है कि जो नवाचार होता है, उस नवाचार में जो नवाचारक होता है, इनोवेटर्स होते हैं, उनका प्रतिशत कितना होता है। ठीक बेटा, तो इनोवेटर्स का
प्रतिशत कितना होता है 2.5%। अर्थात एवरेट रोजर्स के अनुसार जो हमारे समाज में नई नई चीजें आती हैं, उस नई चीजों की खोज करने वाला या नई चीजों को डेवलप करने वाले जो लोग होते हैं उनका प्रतिशत कितना होता है, केवल 2.5 होता है। जबकि जो लैगार्ड्स होते हैं, जो हमारे समाज में नवीन चीजों को, नवीन जानकारियों को सबसे अंत में सीखते हैं, उनका प्रतिशत 10% से लेकर के 20% तक पाया जाता है। ठीक है, 10 से 20% तक ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लैगार्ड्स की क्या होती है, श्रेणी में आते हैं, अर्थात नवाचारों को सबसे अंत में सीखते हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह विधि जिसके द्वारा नवीन विचारों को सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों तक प्रेषित किया जाता है। ठीक, वह विधि जिसमें नवीन विचारों को सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों तक प्रेषित किया जाता है कहलाता है। अर्थात मेथड आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मेथड होगा जिसके द्वारा जो नए नए थॉट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उसे क्या सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों तक अर्थात हमारे और आप तक प्रेषित किया जाता है। उसे क्या कहा जाएगा बेटा, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है, उसे विसरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है कहेंगे मैम, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है या उसे विसरण का नाम दिया जाता है। अधिग्रहण का मतलब होता है कि जो नवीन विचार या जो नवीन व्यवस्था, जो नवीन जो है डिस्कवरी हुई है, उसका डिफ्यूजन के माध्यम से जब प्रसार हो जाता है तो हमारे समाज के सदस्यों के द्वारा, हमारी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है या उसे अधिग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भोजन को खाने से बोटुलिज्म हो सकता है। ठीक है, बोटुलिज्म किस भोजन के ग्रहण करने से हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक बेटा, तो आपको मैंने पढ़ाया भी है कि जो बोटुलिज्म होता है, ठीक, जो बोटुलिज्म होता है उसे कहते हैं फूड बोर्न डिजीज, है ना। फूड बोर्न डिजीज का नाम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये खाने पीने की चीजों से फैलता है। तो पूछा जा रहा है कि जो बोटुलिज्म है वो किससे फैलेगा। पहला है कच्ची पत्ता गोभी से, दूसरा है डिब्बा बंद मांस से, तीसरा है शहद से और चौथा है कच्चे अंडे से। ठीक बेटा, तो बोटुलिज्म जो होता है वो कैनिंग फूड से पहुंचता है। ठीक है, कैनिंग फूड से क्या होता है, यह फैलने वाली जो है कंडीशन है, रोग कह सकते हो, रोग की अवस्था है। क्योंकि ये जो है हमारा कैनिंग फूड होता है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं। मोस्टली कौन से, तो कहेंगे मैम जो प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है, कौन से, जो प्रोटीन रिच होते हैं, जैसे मांस। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार की पॉइजनिंग, ठीक है, क्या विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, कहेंगे मैम विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, पॉइजनिंग उत्पन्न हो जाती है। जिसका कारण कौन सा होता है, कहेंगे मैम जो है इसका कारण जीवाणु होता है। कौन होता है, बोटुलिज्म फैलाने का कारण कौन का होता है, कहेंगे मैम जीवाणु होता है, जो मोस्टली डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ या डिब्बा बंद प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थों में पनपता है। ठीक बेटा, आगे बात करें, यदि किसी व्यक्ति को बोटुलिज्म हो जाता है तो इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं, इसके प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रारंभिक लक्षणों में सबसे पहले क्या होगा, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कमजोरी आएगी। ठीक है, ब्लर विजन होगा। ब्लर विजन का मतलब उसको धुंधला दिखाई देगा, ब्लर विजन हो जाएगा। उसको चक्कर आएंगे। ठीक है, उसे क्या होगा, चक्कर आएगा। इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, कहेंगे इसके साथ साथ बोलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में परेशानी हो सकती है। ये उसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि यह क्या हो सकता है, कुछ उसके जो है प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है, तो कहेंगे मैम जो बोटुलिज्म होता है वो पनपता कैसे है, तो उन खाद्य पदार्थों में बोटुलिज्म ज्यादा पनपता है जिसमें क्या होता है,
अम्ल और क्षार का कम उपयोग किया गया हो। ठीक है, वह कैनिंग फूड जिसमें अम्ल और क्षार का कम प्रयोग किया गया हो, इसके साथ साथ कैसे हो, रिच प्रोटीन प्रोडक्ट हो, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी हो, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी हो। ठीक है बेटा, आगे बात करें, लिखा है कच्ची पत्ता गोभी। तो कच्ची पत्ता गोभी में क्या क्या पनप सकता है अगर हम उसको सैलेड के फॉर्म में अनहाइजीन के रूप में या बिना धुले ऐसे खा लेते हैं तो क्या पनप सकता है, या उसके माध्यम से, कच्ची पत्ता गोभी के माध्यम से हमारे अंदर ऐसे कौन से पैथोजन जा सकते हैं जो जाकर के डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं या रोग का कारण बन सकते हैं। तो कच्ची जो पत्ता गोभी है इसके उपयोग से, ठीक बेटा, कच्ची पत्ता गोभी को यदि हम सलाद के रूप में ऐसे बिना धुले खा लें तो क्या होगा, तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला के साथ साथ ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जो होगा वो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है और क्या क्रिएट कर सकता है, जटिलताओं को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम कच्चे अंडे की बात करें तो कच्चे अंडे सिर्फ क्या, साल्मोनेला, ठीक है, कच्चे अंडे के सेवन से क्या हो सकता है, साल्मोनेला क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है तो टाइफाइड का कारण बन सकता है। शहद क्या है, शहद से क्या कुछ हो सकता है, तो हाँ, यदि शहद 1 वर्ष से कम बालक को, ठीक है, 1 वर्ष से कम बालक को दिया जाए तो इन्फेंट बोटुलिज्म का कारण बन सकता है। ठीक है, इन्फेंट बोटुलिज्म का कारण बन सकता है, परंतु सभी बच्चों में नहीं, वह बच्चे जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भोज्य पदार्थों में क्यूरिंग का परिरक्षण के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्यूरिंग जो प्रिजर्वेटिव्स होता है उसका उपयोग किन खाद्य पदार्थों में किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला है अनाज, दूसरा है दालें, तीसरा है दूध, चौथा है मांस। ठीक है बेटा, तो क्यूरिंग एजेंट या क्यूरिंग जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनका उपयोग जो मीट प्रोडक्ट होता है, ठीक बेटा, जो मीट प्रोडक्ट होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, जिससे जो मीट प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक जो है उसकी शुद्धता बनी रहे। ठीक बेटा, क्यूरिंग एजेंट क्या करते हैं, जो है क्यूरिंग एजेंट का उपयोग मीट के लिए किया जाता है, मीट को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रोबायोटिक जीवाणु है। ठीक, हमने आपको पिछले वीडियो में प्री और प्रो दोनों बायोटिक का नाम बताया। प्रीबायोटिक कौन किसे कहते हैं और प्रोबायोटिक किसे कहते हैं ये बता दिया था। आज क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो क्या है, प्रोबायोटिक है। तो प्रोबायोटिक कौन सा होता है बेटा, कहेंगे मैम लैक्टोबैसिलस जो होता है वो प्रोबायोटिक की श्रेणी में आने वाला जो है जीवाणु होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, तो कहेंगे मैम ये दही का निर्माण, यानी कि ये दही बनाने के लिए या दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग विशिष्ट प्रकार की वाइन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, पहला है सैक्रोमाइसीज सेरेविस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है पेनिसिलियम रकफोर्टी, चौथा है एसिटोबैक्टर। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रकार की वाइन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक बेटा, तो विशिष्ट प्रकार की जो वाइन का निर्माण होता है उसके निर्माण के लिए सैक्रोमाइसिस, किसका, सैक्रोमाइसीज सेरेविस का उपयोग किया जाता है। ठीक, सैक्रोमाइसिस सेरेविस क्या है, तो कहेंगे मैम सैक्रोमाइसिस सेरेविस जो होता है एक प्रकार का फंगस होता है। क्या होता है, कहेंगे मैम एक प्रकार का फंगस होता है जिसे हम जो है ब्रीवर ईस्ट के नाम से, ब्रीवर ईस्ट के नाम से या इसे बेकिंग ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा,
इसे ब्रेवर ईस्ट के नाम से या बेकिंग ईस्ट के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग वाइन बनाने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस आपको पता है, अभी बताया है मैंने कि जो लैक्टोबैसिलस होता है इसका उपयोग किसके लिए, दही बनाने के लिए किया जाता है। पेनिसिलियम रैकफोर्टी जो होता है, तो पेनिसिलियम रैकफोर्टी का उपयोग ब्लू चीज बनाने के लिए, किसके लिए, ब्लू चीज के निर्माण हेतु किया जाता है, जबकि एसिटोबैक्टर का उपयोग सिरका निर्माण हेतु किया जाता है। किसके निर्माण के लिए, तो कहेंगे मैम जो सिरका होता है, ठीक, एसिटिक एसिड होता है, उसके निर्माण के लिए हम एसिटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविस का उपयोग वाइन बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने के लिए, जबकि पेनिसिलियम रैकफोर्टी ब्लू चीज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बैक्टीरिया जो पास्चुराइजेशन जैसे गर्म उपचार से बच सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, पास्चुराइजेशन क्या है, तो कहेंगे मैम दूध को प्रिजर्व करने की या दूध को संरक्षित करने की एक विधि होती है जिसमें दूध को जो है उच्च तापमान में कम समय के लिए और जो है कम तापमान में लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है। ठीक बेटा, तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, पास्चुराइजेशन का जो ट्रीट होता है उससे भी ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो बच जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया के समूह को थर्मोड्यूरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहेंगे मैम ऐसे बैक्टीरिया समूह को थर्मोड्यूरिक कहा जाता है। ठीक है, थर्मोफिलिक कौन से होते हैं, तो कहेंगे मैम थर्मोफिलिक वह बैक्टीरिया होते हैं जो उच्च तापमान पर भी नहीं मरते हैं। ठीक है, जबकि मेसोफिलिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो मेसोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होता है, जो ना तो इनको पनपने के लिए ना तो अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है और ना ही कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक बेटा, आए समझ में कि मेसोफिलिक कौन, जिनके लिए ना तो उच्च तापमान और ना ही निम्न तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बात करें, अगर हम कहें सैक्रोफिलिक कौन से होते हैं, तो सैक्रोफिलिक वह बैक्टीरिया होते हैं जो ठंडे तापमान पर भी क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सैक्रो वह कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो अत्यधिक ठंडे तापमान पर ग्रो कर जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया के समूहों को सैक्रोफिलिक कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रेट क्यूरिंग किसकी ग्रोथ को रोकता है। अभी मैंने बताया आपको क्यूरिंग क्या है, क्यूरिंग प्रिजर्वेटिव्स की एक तकनीक होती है जिसका ज्यादातर उपयोग जो मीट प्रोडक्ट होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाइट्रेट के द्वारा क्यूरिंग की जाती है, ठीक है, जो नाइट्रेट के द्वारा क्यूरिंग की जाती है वो किसकी ग्रोथ को रोक सकता है। तो जो नाइट्रेट के द्वारा क्यूरिंग की जाती है बेटा, वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म दोनों को रोक सकता है। ठीक है, अर्थात जो मीट प्रोडक्ट में स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस उग जाए या क्लॉस्ट्रिडियम उग जाए, अगर उस मीट प्रोडक्ट की क्यूरिंग कर दी जाए, किसके द्वारा, नाइट्रेट के द्वारा क्यूरिंग कर दी जाती है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों पर जो है ना तो स्ट्रेप्टोकोकस उग सकता है ना तो क्लॉस्ट्रिडियम ग्रो कर सकता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाइट में भोजन हेतु उपयोग किया जाने वाला सर्विस है। जो फ्लाइट है जिसको हम जो है हवाई जहाज कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट में जो फूड सर्विस दी जाती है, तो किस प्रकार की फूड सर्विस दी जाती है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्लाइट में आप सबको पता है बेटा कि फ्लाइट में जो फूड सर्विस दी जाती है वो कौन सी सर्विस होती है, वो ट्रे सर्विस होती है। ठीक है, कौन सी सर्विस, ट्रे सर्विस होती है, जबकि जो सेल्फ सर्विस होती है वो हमारे बैंकेट में या कह सकते हो बैंकेट जो यानी कि जो शादी और पार्टियों में उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ड्राइव थ्रू पिकअप खाद्य सेवा किस प्रकार की सेवा है? ठीक है, यानी कि ड्राइव थ्रू पिकअप जो खाद्य सेवा है, फूड सिस्टम है, फूड सर्विस है, वो किस प्रकार की है? पहला प्रतीक्षा सेवा, यानी कि वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाए। दूसरा है पोर्टेबल, आपके घर तक आपको पहुंचा दिया जाए। अगला है सेल्फ सर्विस और डी वाला ऑप्शन है ट्रे सर्विस। ठीक बेटा, तो ड्राइव थ्रू पिकअप जो खाद्य प्रणाली होती है वो सेल्फ आउटडोर सेल्फ होती है। क्या होती है? आउटडोर सेल्फ सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, हमें खुद के व्हीकल से वहां तक जाना पड़ता है और उसके अंदर एंट्री ना करके उसके गेट के बाहर खड़े रहेंगे और जो है उसमें क्या करेंगे, आपके व्हीकल तक या आपका जो वाहन है वहां तक आपके खाद्य पदार्थों को पहुंचा दिया जाता है या वहां तक आपको खुद लाना पड़ता है। यानी कि ड्राइव टू पिकअप जो फूड सर्विस होगी वो सेल्फ सर्विस मानी जाती है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन के अवायवीय अपघटन तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ का उत्पादन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई प्रोटीन पदार्थ है उसका जब विघटन अवायवीय हो, यानी कि उसके अंदर एयर ना हो, जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह ना हो तथा दुर्गंध युक्त, उससे दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाए या दुर्गंध का उत्पादन शुरू हो जाए, तो उस जो है घटना को या उसे जो होने वाले दुर्गंध, उठने वाली दुर्गंध की क्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? पहला है खट्टा होना, दूसरा है प्रोटीन का अपघटन होना, तीसरा है प्यूट्रिफिकेशन और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्यूट्रिफिकेशन क्या है? कहेंगे मैम जब कोई जंतु, क्या बेटा? जब कोई जंतु एक्सपायर हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, जब कोई भी जंतु मर जाता है। ठीक है, जब कोई भी जंतु मर जाता है तो उसके अंदर वायु का प्रवाह रुक जाता है। ठीक, वायु का प्रवाह रुक जाता है और अगर अधिक दिनों तक वो वैसे का वैसा पड़ा रहे तो उसके अंदर अवायवीय प्रोटीन अपघटन, यानी कि जो हमारे हड्डियों में, हमारे जो है मांसपेशियों में प्रोटीन का भंडारण है उसका क्या होने लगता है? जल अपघटन होना प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण जो है एनिमल टिश्यूओं से क्या होती है बेटा? दुर्गंध या ओडर विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। उस क्रिया को हम प्यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं? कहेंगे मैम उस क्रिया को प्यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई जंतु है जिसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। कोई ऐसा जानवर है, ठीक, उसकी क्या हो गई बेटा? कहेंगे उसकी डेथ हो गई है। तो उसकी डेथ होने के बाद उसकी बॉडी में आपने देखा पहले उसकी बॉडी जो है नीली पड़ती है ना? नीली पड़ने के बाद उसके टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, उसकी बॉडी सड़ने लगती है। सड़ने के उपरांत क्या होता है? धीरे धीरे उससे क्या होता है? गैस निकलती है जिससे स्मेल डेवलप होती है और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है? सड़ करके वह काया या वह बॉडी क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। और जो ये प्यूट्रिफिकेशन की क्रिया होती है बेटा वो कितने चरणों में होती है? वो 4 से 5 चरणों में होती है। जो पहला चरण होता है उसे कहते हैं पैलोर मोर्टिस। क्या कहते हैं? पैलोर मोर्टिस कहा जाता है। ठीक है, पैलोर मोर्टिस क्या है? डेथ होने के बाद जो चेंजेस आते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर उसे पैलोर मोर्टिस कहा जाता है। दूसरा क्या है? तो कहेंगे मैम दूसरा जो होता है उसे लिवर मोर्टिस कहते हैं। ठीक, लिवर मोर्टिस कहा जाता है। ठीक, अगला क्या है? उसे कहते हैं एल्गोर मोर्टिस। ठीक, एल्गोर मोर्टिस। और जो चौथा चरण होता है उसे रिगर मोर्टिस के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में उस बॉडी से गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या होता है बेटा? उससे दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाती है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे मैम प्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। पैलोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस और प्यूट्रिफिकेशन क्या है?
जब कोई भी अवायवीय कंडीशन में, जब कोई भी किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर में वायु क्या होती है, वायु की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और शरीर में जिन प्रोटीन का भंडारण किया गया है वह प्रोटीन अपघटित होने लगती है और अपघटित होने के बाद जो भी रासायनिक या जो परिवर्तनीय घटनाएं उसके शरीर में घटती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्यूट्रिफिकेशन कहलाती हैं, जिसके निम्न चरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको किसी विशेष टॉपिक पे अपनी क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कोशिश करेंगे कि आपके सामने उस टॉपिक को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और यदि जो है हमारी क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव हो, ठीक है, तो उसको जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम जो ये मेथड है उसको पढ़ाने का मेथड में कोई त्रुटि हो या कोई भी अगर सुझाव आपके हो तो आप जरूर वहां पर मेंशन करें ताकि हम सुधार कर सकें। और मैं तो अपना टीचिंग स्किल को जो है मेंटेन करूंगी ही, इसको और इम्प्रूव करूंगी ही, और इससे क्या होगा, जो अगर हम इम्प्रूव होंगे तो हम आपको अच्छा दे भी पाएंगे और हमारे और आपके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा जो शिक्षक और एक टीचर के बीच होता है। ठीक बेटा, तो जितनी भी बातें रहें आपकी, अपना सुझाव या कोई भी विशेष टॉपिक की बातें रहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।